दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था, क्योंकि अगर वो मिट्टी में भी हाथ डालते थे तो वो उसे सोना बनाने की काबिलियत रखते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया था, तब पता है उन्होंने क्या किया? बस कुछ ही समय में 2 सक्सेसफुल बड़ी कंपनियां बना दी। लेकिन एप्पल का बिजनेस तेजी से कम होने लगा। तभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि स्टीव जॉब की नई कंपनी को खरीदकर उन्हें पूरे सामान के साथ एप्पल में वापस लेकर आया जाए। और वो लेकर आए। अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्टीव जॉब इतनी पॉजिटिव रहा करते थे कि उन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी मात दे दिया, जिसका कोई इलाज तक नहीं था। और दोस्तों, साल 2005 में जब स्टीव जॉब को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तब उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़ कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से उसे साझा किया था। और इस स्पीच ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया था। और यहाँ तक कि भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर ने अपने सेमिनार में लोगों से अपील की थी कि अगर आपने स्टीव जॉब के स्टैनफोर्ड स्पीच नहीं सुना है तो जाकर सुनिए। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? स्टीव जॉब ने ये स्पीच दी है इंग्लिश में, और हमारी भारत देश की मातृभाषा है हिंदी। इसलिए हम में से कई लोगों की यह स्पीच समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। और आज मैं स्टीव जॉब के इसी स्टैनफोर्ड स्पीच को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, जिसमें शब्द तो सारे के सारे स्टीव जॉब के रहेंगे, लेकिन आवाज़ मेरी रहेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ, और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बहुत अधिक कुछ नहीं, केवल 3 कहानियां। पहली कहानी दौड़ कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी, और वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी। किंतु उनकी यही इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे एडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था, और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसीलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चली कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है, और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गई। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई, और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया। किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूं, और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इसमें मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया, और यही विचार किया जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया, और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा।
ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर कर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैं अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंस्टीट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इससे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और sans सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों को प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोफेशनली स्पेसेस फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की थी, तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता, तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म या किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था, मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। ओज और मैंने अपने पिता की गराज से एप्पल शुरू की, तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 सालों में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटोश रिलीज की और मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिससे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक प्रकार से रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से ही बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी को उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉइसी से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था,
फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब भी बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की, और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करती है। अब लोनी और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा, और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उससे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा, और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, उस समय के साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जियो जैसे कि आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। जिसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी, और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं को एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व और सफल होने का सारा डर सब कुछ गायब हो जाता है, और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की न सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है, और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते हैं वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका यह अर्थ हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया, और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा।
क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पैनक्रियाटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप है, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ना तकिए और ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जी कर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए और के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वो पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, अन्य सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे ने इसे अपना काव्यात्मक स्पर्श देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची टाइपराइटरों, कैंची और पोलरॉइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक संस्करण निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातः काल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पर यदि आप रोमांचित हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे, और उस चित्र के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश। यह उनका अंतिम संदेश था। जब उन्होंने साइन ऑफ किया स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। लव यू और धन्यवाद।